कक्षा 10 की गणित की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है, उसका आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपकी पहली प्रश्नावली में कौन कौन से बिंदु अति महत्वपूर्ण है। ये आपकी पूरी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन है। इसमें आपकी जो महत्वपूर्ण आपके नोट्स है उसके रूप में आपको ये तैयार किया गया है। ये 3 पेज की पीडीएफ है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको पहली प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो एक पहला फैक्ट दे रखा है, गणित की आधारभूत प्रमेय। गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती हैं? तो किसी भी भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनका ये अद्वितीय क्रम होता है, यूनिक सीक्वेंस होती हैं। इसी प्रकार से 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये इनका यूनिक क्रम है। तो इसको हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इससे पहले हम इसका जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आधारभूत जो संख्या है जैसे परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, अपूर्ण, वो सभी संख्याओं के बारे में आपको बताया था। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं W से लिखते हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और जिसके अंत में इकाई का अंक 0, 2, 4 हो और 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती हैं। और विषम संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी जो आपकी विषम संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उनको पहला गुणनखंड स्वसंख्या खुद होती है और दूसरा गुणनखंड 1 होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। कुल मिला के 1 से 100 तक की गिनती में आपके कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो आपके 2 होती है, और एकमात्र सम संख्या भी अभाज्य संख्या के रूप में 2 ही है। भाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या के रूप में आपके 4 आती हैं, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सभी आपके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो किसी भी भाज्य संख्याओं को अद्वितीय रूप से जो आधारभूत प्रमेय है वो उसमें यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में यूनिक प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हम 4 को क्या लिख सकेंगे, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो इनका क्रम है वो यूनिक है। अगर आप क्रम से चलेंगे कि 2 का भाग जाता है किसी संख्या में और 2 का भाग आप दे रहे हैं, और फिर 2 का भाग के बाद में अगर आप 3 का भाग देते हैं तो 3 के बाद में वापस 2 का भाग नहीं जाएगा। ये इनका यूनिक क्रम होता है। पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर कहते हैं, जेड और आई से लिखते हैं, ये 0 के दोनों तरफ चलने वाली संख्या होती हैं। इसमें प्लस वाली संख्या भी होती है और माइनस वाली संख्या भी होती है। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 है, -4/5, 7 है, 8 है, 121 है, 0 है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 को हम जैसे 7 परिमेय संख्या है उसी प्रकार से 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। फिर आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल s से दर्शाते हैं। √2 है, √3, 2√3, √5, पाई, ई, ये अशांत अनावर्ती वाली जो संख्या होती है वो सभी अपरिमेय संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। गुणज उस संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या उसका गुणज होती हैं। जैसे 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, वो सभी इसके गुणज है। 3 के गुणज 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, वो 3 के गुणज हैं। और ये गुणनखंड की बात की थी। अब हम देखते हैं आपकी जो प्रश्नावली है उसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें एक शब्द आया था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 30 है तो 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसके अभाज्य गुणनखंड। ये जो प्रकार लिखने का तरीका है ये यूनिक तरीका है। ये सभी जगह पे एक ही प्रकार का पाया जाता है। इसके और कोई तरीके नहीं कि हम 30 को इसके गुणनखंड के अलावा और किस में लिख सकें। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके 2, 3 और 5 से आएंगे 30 के। ये इसका यूनिक
तरीका होता है। 36 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके गणित की आधारभूत प्रमेय। ये वापस आगे भी आएगी एक बार, इसको हम आगे भी देखेंगे। एक है आपके यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का। ये क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हम पढ़ेंगे उसमें ये प्रमेय का ही काम में लेते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक कुछ ए और बी इस प्रकार दिए हैं कि वो अद्वितीय रूप में पूर्ण है, जिसमें दो संख्या और विद्यमान है क्यू और आर। तो इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो आर है इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होता है। ये हम 6ठी 7वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। जैसे हम किसी भी भाग करते हैं तो भाग का हम वापस उत्तर चेक करते हैं, तो उस उत्तर चेक करने का तरीका क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और ये इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ये वाले जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। तो ये जो हमारा भाग चेक करने का जो तरीका है, जैसे हमने 2 का भाग दिया 7 में, तो 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा और ये 2 तिया 6 और 1 बचेगा। तो ये जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो तो होती है हमारी ए। तो ए बराबर थे इसमें 7 और बी बराबर जिसका हम भाग दे रहे हैं 2 और क्यू यानी कि जो हमारा भागफल आता है ये हमारा क्यू होता है और आर हमारा जो शेषफल होता है उसे कहते हैं। तो ये 7 वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस बी को, ये 7 यानी कि ए को वापस लाने के लिए इस बी को और क्यू को गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और उसमें आर जोड़ेंगे। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। इस 7 ए को लाने के लिए हम बी क्यू को गुणा करेंगे और आर इसमें जोड़ देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि वापस हमारा ए का मान आ जाएगा। तो ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका कहलाती है। और ये इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग है वो हम HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो प्रश्न आ जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग हम HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। और बाकी कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम चलता है उसमें यही प्रमेयिका वापस काम आती है, कई क्षेत्र में इसको काम में लिया जाता है। तो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जो है वो हमेशा आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में जाना जाता है। और एक और ये चीज़ कि जो शेषफल होता है, शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, और जिसका भी हम भाग दे रहे हैं भाजक, उस भाजक से हमेशा छोटा आएगा। ये कभी भी शेषफल इस भाजक के बराबर नहीं आएगा। जैसे ही बराबर आएगा तो उसका शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा, उसमें और कोई भाग जाता होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग है वो HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। एक उदाहरण लेके हम देख लेते हैं कि 12 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो ये है कुछ नहीं, इसमें आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक कि इसमें शेषफल 0 नहीं आ जाए। जैसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है, तो ए का मान 15 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या है? 12, तो बी का मान 12 हो जाएगा। तो ए बराबर इसमें 15 है और बी बराबर इसमें 12 है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 15 में 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग 15 में एक बार जाएगा, फिर इसमें 3 शेषफल बचेंगे। अब देखो शेषफल 0 नहीं है, शेषफल आर का मान 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब 3 का भाग पिछली बार जिसका भाग दिया था 12 का उसमें देंगे। तो 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा और पूरी बार चला जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया? 0। जब शेषफल 0 बचा तब हमने भाग किसका दिया था? 3 का भाग दिया था। अतः अंतिम बार जो शेषफल 0 बचेगा उस समय जिसका भी भाग देंगे वो वाला हमारा HCF कहलाएगा। तो इसका HCF आएगा, वो कितना आ जाएगा? HCF बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3। 12 और 15 का HCF 3 है। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा जाता है। यानी कि 12 और 15 का HCF कितना है? 3। तो 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता है, जिसका भाग 15 में भी जाता है। यानी कि 3 के पहाड़ में भी 12 आते हैं और 15 के पहाड़ में भी 3 के पहाड़ में 12 आते हैं और 3 के पहाड़ में 15 आते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी, जिसके पहाड़ में 12 भी आते हैं और जिसके पहाड़ में 15 भी आते हैं। तो HCF कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप में। जैसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो ए का मान 15 है, बी का मान हमारे पास में ये बी का मान 12 है, ये ए 15 बी 12 और ये क्यू कितना है? 1 है और आर कितना है? इसमें 3 है। तो इसको हम लिखेंगे ये वाला कि 15 बराबर 12 इंटू 1 प्लस 3। यहाँ पे देखो ये आर का मान 3 है, जो कि आर का मान 3 है तो आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम दूसरी स्टेप में वापस अप्लाई करेंगे कि अब हम इसमें भाग देंगे। हमारे पास में दो संख्या जो होगी वो 3 और 12 हो जाएगी। अब हम 12 में भाग देंगे 3 का, जो कि 4 बार जाएगा और शेषफल इसका 0 आ जाएगा। तो 12 बराबर 3 इंटू 4 प्लस 0।
अब शेषफल बराबर 0 है, अतः अंतिम बार जिसका हमने भाग दिया था वही हमारा HCF हो जाएगा, तो HCF बराबर 3 आ जाएगा। अगले फिर वापस वही अपने आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह जो गुणनखंड का जो तरीका है अभाज्य गुणनखंडों को, ये जो क्रम होगा बिना अद्वितीय के होता है। जैसे 18 के गुणनखंड करने तो 18 को हम जो अद्वितीय क्रम होगा वो 2 × 3 × 3 होगा। इसी प्रकार से 210 के गुणनखंड करेंगे तो 210 में 2 का भाग देंगे तो इसमें 105 बार जाएगा। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 105 में 35 बार जाएगा। तो देखो हमने ऊपर 2 का भाग दिया और फिर 3 का भाग दिया, अब 3 के बाद में वापस 2 का भाग नहीं जाएगा, यही है जो अद्वितीय क्रम होता है। और फिर 105 में 3 का भाग 35 बार गया, 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार, यानी कि 7 का भाग दे दिया तो 7 के बाद में अब वापस ये 2 का, 3 का और 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम क्रम से चलेंगे तो यही हमारा अद्वितीय क्रम होता है। तो इसी प्रकार से हम एक और सवाल कर लेते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है इसकी घातों का योग ज्ञात करना है। ये प्रश्न आया हुआ भी है और वापस आ सकता है। तो घातों का योग ज्ञात करने के लिए पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 में 2 का भाग 70 बार जाएगा, फिर 70 में 2 का भाग 35 बार, 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 140 को हम 2 × 2 × 5 × 7 के रूप में लिख लेंगे। फिर इसकी घात के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार, 2 बार, 2 की घात 2, 5 एक बार तो 5 एक बार, और 7 एक बार तो 7 एक बार। इनकी घातों का योग 2 की घात 2 हो जाएगी, तो 2, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 और 1, तो 2 + 1 + 1 यानी कि घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और घातों का गुणनफल पूछे तो ये हो जाएगा 2 × 1 × 1 जो कि कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 × 1 2 × 1 2, तो 2 एकम 2। घातों का गुणनफल इसके लिए 2 ही है और घातों का योग इसमें 4 है। तो इसी प्रकार से आपको कोई सा भी और सवाल भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका जो विशेष ध्यान रखें। कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे मैंने पिछली बार जो ये 18 का किया था इसमें, तो 18 की घातों का जो अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछे तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 1 और 3 की घात 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, घातों का योग हो जाएगा 3। फिर आपको इसमें एक प्रश्नावली दे रखी है आपके 1.2 जिसमें आपके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना बहुत आसान है, परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आता है। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का जो अभाज्य गुणनखंड विधि का जो तरीका है वो सबसे आसान है, इसलिए क्योंकि इनमें गुणनखंड ही करने और एक ही तरीके से हम दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के भी अभाज्य गुणनखंड और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 में वापस 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का देंगे, तो 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 × 3। इसी प्रकार 20 के गुणनखंड करेंगे तो 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। अब 2 का नहीं जाता है तो हम 3 का, 5 में 3 का भाग नहीं जाता है तो फिर हम 5 के भाग देंगे 1 बार। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3, और 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। महत्तम का पहला अक्षर म होता है और जो अक्षर मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो उसको एक बार लिखते हैं। हाँ, तो जो दोनों में मिलता होगा कॉमन फैक्टर उसको हम एक बार लिखेंगे। तो इसमें देखो 2 मिल रहा है, देखो इसमें 6 में 2 मिल रहा है और इसमें भी 20 में भी 2 मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसमें 2, और कोई संख्या नहीं मिल रही इन 2 के अलावा, तो फिर हम इसमें और कोई नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो इसी से हम एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने में जो संख्या मिल रही है उसको तो एक बार लिखना ही है, इसके अलावा जो बची हुई संख्या है 2 3 5 इसको भी हम गुणा में लिख लेंगे। तो ये तो 2 तो मिलते हुए 2 लिखे हमने एक बार, फिर जो संख्या बच गई है 3 2 5 इसको भी हमने लिख लिया। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, और 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आया, फिर 10 को 6 से गुणा किया तो हमारा एलसीएम जो है उसका मान 60 आ गया। तो इस विधि से आपके जो 1.2 के जितने भी सवाल दे रखे हैं, चाहे वो आपके उदाहरण नंबर 6, ये आपके इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 6 है, पेज नंबर 12 पे दे रखा है, ये उदाहरण नंबर 6 वो वाला सवाल है। फिर इसके बाद में आपको उदाहरण नंबर 7 जिसमें 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और उदाहरण नंबर 8 में 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर आपके प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है,
फिर दूसरे सवाल में आपको सिद्ध करना है, वो जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और फिर इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ भी ज्ञात करना है। अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया तो आपके 1 पॉइंट तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, आपके जो 3 नंबर कम से कम परीक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2-3 नंबर के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के गुणनखंड के, तो ये आप कंप्लीट कर लें। तो समझ में आ गया होगा आपको एलसीएम कैसे ज्ञात करना और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको और अलग वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ समझा दूंगा। एचसीएफ क्या होता है, वैसे हम अपनी किताब की भाषा में देखें तो पेज ये उदाहरण नंबर 6 के नीचे दे रखा है कि ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो प्रत्येक उभयनिष्ठ एचसीएफ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, तो वो अब किताब की भाषा में है। और एलसीएम संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। ये आप इसी विधि से भी करेंगे तो भी आपके उत्तर गलत नहीं होगा। ये भी आपके उत्तर जो 2 और 20 आ रहे हैं, तो वो 2 और 60 आ रहे हैं, वही आपके किताब में भी 2 और 60 ही आ रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उनके एलसीएम और एचसीएफ में कुछ संबंध है, वो आपको याद करना है। जैसे दो संख्याएं ए और बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है, तो उनका जो संबंध है वो किस प्रकार है कि दो संख्याओं का गुणा ए इंटू बी बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ हमेशा बराबर आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपके 1.2 कंप्लीट हो जाएगी और वर्कबुक में भी आपके कई सारे सवाल हल हो जाएंगे। जैसे हमने पिछली बार जो सवाल किया था उदाहरण नंबर 6, इसमें एक संख्या कौन सी है 6, दूसरी संख्या b बराबर 20 है। इनका एलसीएम हमारा 60 आया था और एचसीएफ बराबर 2 आया था। इसको हम इस सूत्र में रख के इसका मान चेक करते हैं। तो देखो a बराबर 6 है, b बराबर 60 है, एलसीएम 60 आया और एचसीएफ 2 आया। जब a और b को गुणा करेंगे तो उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर आएगा। a और b यानी कि 6 इंटू 20 120 हो जाएगा, एलसीएम 60 और एचसीएफ 2, तो 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। देखो a इंटू बी का मान भी 120 है और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान भी 120 है। इसका मतलब इनकी सत्यता की जांच हुई, सत्यता सही पाई गई। फिर आपको इसी पे आधारित इसमें देखो टोटल 4 चीज़ें ए बी एलसीएम एचसीएफ, तो इनमें से आपको कोई सी भी 3 दे देंगे, चौथी चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो वो चौथी चीज़ ज्ञात करने के लिए आपको पक्षांतर विधि का काम करना है। पक्षांतर विधि में बराबर से इधर प्लस हो तो उधर जाके माइनस होता है, इधर माइनस हो तो बराबर के इधर प्लस हो जाता है। गुणा वाली संख्या बराबर के इधर आके भाग में बदल जाती है और भाग वाली संख्या बराबर के इधर आके गुणा में बदल जाती है। ऐसा ही उल्टा भी होता है। तो जैसे एक सवाल को इसको सिद्ध करना है कि a बराबर 6, b बराबर 20, h बराबर 2, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ये वही सवाल है जो हमने ऊपर किया था। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। a b का मान 6 20 है और एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम इसमें 60 आएगा। देखते हैं, देखें a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, a का मान 6, b का मान 20 है और अच्छा इसमें एचसीएफ ज्ञात करें, मैंने थोड़ा उल्टा लिख लिया इसमें। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ का मान तो इसमें ज्ञात करना और एलसीएम का मान इसमें 60 है। तो हम एचसीएफ 2 ज्ञात करें, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस 60 ए इंटू बी 6 इंटू 20 हो जाएगा और 60 इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करना तो इसमें 60 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 6 से 6 कट जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 2। इसी प्रकार से अगर हम इसमें एचसीएफ ज्ञात कर दे रखा है 2, तो इसमें हम एलसीएम का मान 60 भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो इसमें 20 10 बार कटेगा, 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60 इसका आंसर एलसीएम भी आ जाएगा। थोड़ा लिखने में मिस्टेक होगी, इसको थोड़ा सा सही कर लें। फिर आपका दूसरा सवाल इसी में कि a बराबर 6 है, b बराबर ज्ञात करना, एलसीएम 60 है और एचसीएफ 2 है। तो a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, a का मान 6 है, b का मान ज्ञात करना है, एलसीएम 60 है, एचसीएफ बराबर 2 है। तो 6 इंटू बी बराबर 60 इंटू 2, b का मान ज्ञात करना है। इस 6 को यहाँ से हटाओ, इधर गुणा में, बराबर से इधर आएगा तो भाग में। तो 6 बराबर हो जाएगा 60 इंटू 2 बटे में 6। तो 6 के पारे से 60 10 बार कट जाएगा ये, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये b का मान 20 आ जाएगा। तो ये b का मान कितना था, देखो ऊपर 20 ही। इस प्रकार से कोई सी भी संख्या का मान आपसे पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। या ये सवाल भी आ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनका एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तब भी आपको a इंटू बी का मान 120 रख देना है, सवाल ये का ही करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आपके 1 पॉइंट जो प्रश्नावली है 1.4, उसके लिए थोड़ा सा परिमेय अपरिमेय वापस देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय है, जहाँ पे p q का मान पूर्णांक होता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे उदाहरण लिखे मैंने, वो सारे के सारे परिमेय संख्या के उदाहरण है।
चाहे 2/3 हो या माइनस के 3/4, 1.2, 5, 0 और 1.333 ये भी सभी जो परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। फिर अपरिमेय संख्या, अच्छा परिमेय संख्या को हम बड़े क्यू से लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ये अपरिमेय संख्या इसको हम इरेशनल कहते हैं और अंग्रेजी के इसको एस अक्षर से लिखा जा सकता है। तो इसको हम अंग्रेजी के एस अक्षर से लिखेंगे स्मॉल एस। तो वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि जिसका हम वो संख्या है जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते पूरा पूरा, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो √2 है, √3, 2√3, पाई है, ई है, 0.20222200 यानी कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके अपरिमेय संख्या है। फिर आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के आपकी दूसरी संख्या बनती है जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या अपनी जो प्रश्नावली का नाम है उसमें उसको रियल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, और इसमें रियल नंबर में देखो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो हमने पहली प्रश्नावली में परिमेय संख्याओं के बारे में भी और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी विस्तार से इसमें पढ़ा है। फिर थोड़ा सा दशमलव प्रसार के बारे में देख लेते हैं। देखो दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार का मतलब पॉइंट में भाग देना। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। शेषफल 0 आ जाता है, भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो उसमें अशांत होता है। फिर जो अशांत होता है वो भी दो प्रकार का होता है। या तो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो बार बार नंबर रिपीट होते जाएंगे, 0.333 आता जाएगा, ये आपका आवर्ती होती है। जब आवर्ती नहीं होती इसको हम अनावर्ती कहते हैं। तो अशांत जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है, आवर्ती वाला और अनावर्ती वाला। फिर इसी के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या में इसको हम बांट लेते हैं। जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है, जो दशमलव प्रसार शांत होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है और आवर्ती होती है, अशांत में भी आवर्ती या बार लगा हुआ होता है, वो भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या 1.23 के ऊपर बार लगा है तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा हो या जिसका दशमलव प्रसार में आवर्ती होती हो उसका परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एक संख्या ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। शांत परिमेय होती है, अशांत आवर्ती में भी परिमेय होती है, लेकिन अनावर्ती में अशांत में जो अनावर्ती होती है उसमें अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर जिस किसी भी संख्या के हर को, जो नीचे की संख्या होती है, जैसे 8 बटे या फिर 7/100 है, मान लो 7/100 में इस 100 को हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के हर को 2 की घात m n इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इसको हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो ये आपकी पूरी पहली प्रश्नावली का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसी प्रकार के और आगे भी वीडियो चाहते हैं बाकी की प्रश्नावलियों के भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप प्रश्नावली का सोल्यूशन चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, पहला वीडियो है कक्षा 10 की गणित का। तो देखें, आशा करते हैं कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो किस प्रकार से आता है, आपके आगे की वीडियो और बनाने हैं या नहीं बनाने, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसी के आधार पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने बाकी के साथी मित्रों के साथ में भी इसको शेयर ज़रूर करना। तो जल्दी मिलते हैं आपको बाकी के अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।